नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज से एएसआई सर्वे शुरू हो गया। एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंच गई है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता और वकील भी सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद हैं। ये वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई के 41 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए हैं। सर्वे शुरू हो चुका है। बता दें, सुबह 7 बजे से ही सर्वे शुरू हो चुका है। महिलावादी हिंदू पक्ष के वकील भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सर्वे का विरोध कर रहा है मुस्लिम पक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे में शामिल नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन जामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए जिला कोर्ट के ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। उधर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर आज सुनवाई होगी। बता दें, महिलावादी हिंदू पक्ष के वकील भी मौजूद हैं। सुबह 7 बजे से ही सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। काशी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, सर्वे को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट ने जिस तरीके से एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है, इससे तमाम तरह की चीजें निकल के सामने आ सकती हैं। आज सर्वे एएसआई ने शुरू कर दिया है और एएसआई की 43 सदस्यीय टीम इस सर्वे में जुटी हुई है। अगर बात करें तो दिल्ली, लखनऊ, आगरा, तमाम जगहों से एएसआई ने अपने बेहतर से बेहतर सदस्यों को इस सर्वे के लिए बुलाया है। जिस प्रकार से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के पाले में आया और हाई कोर्ट ने बाकायदा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए, एएसआई की दलीलों को सुनते हुए एएसआई को बिना खुदाई सर्वे की इजाजत थी। इसके बाद अगर देख सकते हैं कि एएसआई की टीम ने बनारस के डीएम और वहाँ के पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के एक मीटिंग की कि किस प्रकार से सर्वे का काम होगा और एएसआई की टीम को किस प्रकार से जिला प्रशासन से मदद की जरूरत होगी। इसके बाद एएसआई ने निश्चय किया कि कल से सर्वे का काम शुरू करना है और दोपहर तक जो है सर्वे की कुछ चीजें निकल के भी सामने आ जाएंगी। बनारस का अगर बात की जाए, काशी विश्वनाथ परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। मोबाइल अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया गया है। और वहीं अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर इस सर्वे से दूरी बना ली है। एएसआई के सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। अगर बात करें तो हाई कोर्ट के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के डिसीजन से मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं नाखुश दिखा और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने लगा। एएसआई की टीम किस प्रकार से सर्वे कर रही है, इसमें मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति दर्ज करा रहा था और कह रहा था कि एएसआई के सर्वे के बाद वहाँ चीजें अलग होंगी और वहाँ बहुत सारी खुदाई हो सकती है। जो मस्जिद है उसका आकार बदल सकता है। तमाम तरह की चीजों की आशंका मुस्लिम पक्ष लगाई थी, लेकिन सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करके एएसआई को सर्वे की इजाजत बिना खुदाई की दे दी है। अब एएसआई अपना काम कर रही है बिना खुदाई के, नई तकनीक के माध्यम से, डीपीआर तकनीक के माध्यम से। अब वो खुदाई के अलावा तमाम तरह की चीजें करेंगे और सारी जो सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट होगी वो हाई कोर्ट में जिला प्रशासन को एएसआई की टीम सौंपेगी। विवेक, किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि जुमे की नमाज भी है। क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, अगर बात की जाए तो वहाँ पे बनारस के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस कर दिया गया है। और सावन का महीना है, सावन के महीने में काशी विश्वनाथ परिसर में
तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था रहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी प्रकरण के बाद से यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था और भी पुख्ता कर दिए गए हैं। साथ ही साथ परिसर के अंदर मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो एएसआई की टीम को भी सुरक्षा दी गई है और तमाम पुलिस वालों की मौजूदगी में एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। इसमें वादिनी भी शामिल होंगी, वकील भी शामिल होंगे और हिंदू पक्ष के वकील भी शामिल होंगे। अगर बात करें तो जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ते हुए देखा जा सकता है, एएसआई के सर्वे की इजाजत के बाद से तमाम तरीके के बयान आने लगते हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आता है, समाजवादी पार्टी से स्टेशन का बयान आता है। तो अब एएसआई के सर्वे की इजाजत के बाद कई प्रकार के बयान हमने देखे और सुने भी। इसके बाद वहाँ पे सुरक्षा इंतजाम बेहतर कर दिया गया है और चौकस कर दिया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था और असुविधा किसी को भी ना हो और एएसआई की टीम जो है सर्वे का काम पूरी ईमानदारी और बेहतर तरीके से कर सके और जो उसकी रिपोर्ट होगी वो हाई कोर्ट से लेकर जहां भी जरूरी होगी जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट तक एएसआई अपने सर्वे की रिपोर्ट सौंप सके और जिस काम के लिए एएसआई आई है और उस काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। विवेक, ये सर्वे सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, कितने बजे तक चलेगा? क्या जुमे की नमाज को देखते हुए 12 बजे तक का समय रखा गया है या उसके बाद भी सर्वे किया जा सकता है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जब तक पुख्ता चीजें नहीं मिल जाएंगी एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। कोई टाइम लिमिट अब तक निर्धारित नहीं की गई है कि 12 बजे या 1 बजे तो होगा। एएसआई अपना काम पूरे ईमानदारी की तरह से करना चाहेगी और समय भी चाहेगी, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद काफी पुरानी है, ये प्रकरण काफी पुराना है। कुछ का कहना है कि यहाँ मंदिर है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि 600 साल से यहाँ मस्जिद है। इसकी पुख्ता जानकारी के एएसआई को लंबा काम करना पड़ेगा और एक एक चीज की कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। तो अच्छे खासे समय के बाद ये एएसआई की टीम जो है इस दलील पे पहुंचेगी कि आखिर वहाँ मस्जिद है या मंदिर। कार्बन डेटिंग से क्या कुछ चीजें निकल के आती हैं और क्या कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो एएसआई के सर्वे के बाद निकल के सामने आएंगी। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एएसआई आज दिन भर वहाँ पे सर्वे का काम करेगी और जब तक पुख्ता चीजें निकल के सामने नहीं आती तब तक एएसआई अपने सर्वे का काम करते रहेगी, जारी रहेगी। विवेक, देखिए, हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया है, जिसकी आज सुनवाई भी हो रही है, तो फैसला देखना भी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष का सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ था सर्वे के खिलाफ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी। उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की दलीलें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के हाई कोर्ट ने सुनी। उसके बाद पूरा एक दिन एएसआई की दलीलों को सुना कि एएसआई का सर्वे करना वहाँ क्यों जरूरी है। हाईकोर्ट ने बकायदा एएसआई से सवाल जवाब किए कि आपके सर्वे से क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है और जिस चीज की आशंका मुस्लिम पक्ष जता रहा है कि वहाँ ढांचा बिगड़ने की आशंका है, क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, तमाम धार्मिक मान्यताएं हैं, 600 साल से पुरानी जो चीजें हैं, उसके बाद से तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज की और जो एएसआई है उसको इजाजत दी बिना खुदाई के सर्वे करने के। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से देखा जाए कि आज सुनवाई होनी है मुस्लिम पक्ष की याचिका पर, तो ये भी डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रुख रखता है। उसके बाद सर्वे का काम क्या पिछली बार की तरह सुप्रीम कोर्ट रोके रखता है या हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिले सजा के निलंबन पर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। मोदी सरनेम वाली अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि यह दोषी नहीं है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज सुनवाई होनी है। बता दें कि राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि वह दोषी नहीं है। राहुल गांधी के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत और हाई कोर्ट
से राहत नहीं मिली थी। मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। बता दें कि निलंबन पर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। मोदी सरनेम वाली अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि वह दोषी नहीं है। वहीं आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राहुल को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, मोदी सरनेम वाली टिप्पणी मामले में आज सुनवाई होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में आज राहुल गांधी की कहीं ना कहीं सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। देश के सर्वोच्च कोर्ट में ये मामला आज पहुंच चुका है और कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और राहुल गांधी के चाहने वाले आज कहीं ना कहीं अपेक्षा लगाए होंगे कि आज राहुल गांधी को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी एक मंच से संबोधित करते हुए जनता को कहते हैं कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिसके बाद से आपको बता दें कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुर्णेश मोदी की तरफ से इसकी याचिका गुजरात सेशन कोर्ट में डाली जाती है, जिसके बाद से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद वायनाड से उनकी सांसदी चली जाती है। उसके ठीक बाद राहुल गांधी के वकील इस मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं, जहां उन्हें राहत नहीं मिलती है। अब मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में है और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। अगर बात की जाए मयूरी, तो आज 3 माननीय जजों के द्वारा इस आपराधिक मानहानि केस का कहीं ना कहीं आज पूरी प्रक्रिया से आज कोर्ट की बेंच पर ये फैसला होगा। अगर बात करें तो बी.आर. गवई और साथ ही साथ जस्टिस पी. नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच आज फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि आज अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के वकील के द्वारा जो हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, उसमें साफ तौर से इस बात को लिखा है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगना चाहते हैं और उनकी जो आपराधिक अगर देखा जाए तो जिस तरह का अपराध है उससे ज्यादा उनको सजा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन याचिकाकर्ता के द्वारा उनके ऊपर केस डाला गया है वो मोदी समाज से नहीं आते हैं, तो ऐसे में उनके पे भी सजा तय होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि माननीय कोर्ट आज राहुल गांधी के मामले में अपना क्या रुख सुनाता है। जी देखिए विवांशु, निचली अदालतों से भी पहले राहुल गांधी को राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है। अगर राहत नहीं मिलती है तो आगे क्या कुछ रुख हो सकता है राहुल गांधी का? जी, अगर आज राहत नहीं मिलती है तो साफ तौर से राहुल गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव में अयोग्य साबित हो सकते हैं, वो सांसदी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 8 साल तक राहुल गांधी संसद के या किसी सदन के सदस्य नहीं बन सकते हैं। 8 सालों तक उनके चुनाव लड़ने पर संशय रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की संसदी बहाल करने को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रदर्शनरत रहे। चाहे बात की जाए तो मौन अनशन किए, चाहे बात करें तो रोड पर कहीं ना कहीं एक से मार्च निकालकर राहुल गांधी की सांसदी बहाली के लेकर सड़कों पर भी उतरे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज अगर कोर्ट राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखता है तो किस तरह का रवैया कांग्रेस कार्यकर्ताओं का होता है। साफ तौर से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी आज अपेक्षा लगाए हैं कि राहुल गांधी को आज राहत मिल सकती है। अगर बात करें तो राहुल गांधी साफ तौर से माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं और उनका कहना है कि वो किसी जाति बिरादरी को टारगेट करके नहीं, बल्कि अगर बैंकों से भगोड़ा घोषित हुए नीरव मोदी समेत तमाम ऐसे
जो देश के साथ गलत किए हैं वो उनको टारगेट किए थे। और उनका ये भी कहना है हलफनामे में कि मैं किसी जाति विशेष समुदाय को टारगेट करके अपनी बातों को नहीं रखा हूँ। अब देखने वाली बात यह होगी कि गुजरात के सेशन कोर्ट और गुजरात के हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। जी धन्यवाद हिमांशु, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विजय मिश्रा की कॉल डिटेल में खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विजय मिश्रा की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। विजय के संपर्क में थी अशरफ की पत्नी जैनब। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रयागराज से। हत्याकांड के बाद लगातार संपर्क में थी जैनब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजय और जैनब के बीच कई बार मुलाकात हुई है। इंटरनेट कॉल से संपर्क में थी जैनब। विजय मिश्रा के मोबाइल में चैट्स भी मिली हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। बता रहे हैं, कॉल डिटेल में खुलासा हुआ है कि विजय के संपर्क में अशरफ की पत्नी जैनब थी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विजय के संपर्क में अशरफ की पत्नी जैनब थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि विजय मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी बीच नए नए खुलासे हो रहे हैं। वही नई जानकारी सामने आई है कि विजय के संपर्क में अशरफ की पत्नी जैनब थी। इंटरनेट कॉल से संपर्क में थी जैनब। विजय मिश्रा के मोबाइल में चैट्स भी मिले हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां विजय मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसमें खुलासा हुआ है कि विजय मिश्रा के संपर्क में अशरफ की पत्नी जैनब थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, विजय मिश्रा से लगातार पूछताछ हो रही है। उसमें नई जानकारी सामने आ रही है कि कॉल डिटेल में खुलासा हुआ है कि विजय के संपर्क में लगातार अशरफ की पत्नी जैनब थी। देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए अधिवक्ता विजय मिश्रा की, क्योंकि जिस तरीके से जब अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उस दौरान से ही ये विजय जो है सामने आया था और लोगों के विषय पे चर्चा का बन गया था। उसके बाद अगर बात की जाए, उसके बाद से जब अतीक की हत्या हुई है शूट आउट में, उस दौरान से भी लगातार ये चर्चा में रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो उमेश पाल हत्याकांड में इसने मुख्य भूमिका निभाई थी। जैसे कि उमेश पाल कब कोर्ट परिसर में रहा, कब कोर्ट परिसर से बाहर निकला, उसके साथ कितनी सुरक्षा है, किस समय वो कहाँ ठहरेगा। इसके साथ जब अतीक की मौत हुई तो उसके बाद विजय मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वो जिम्मेदारी थी कि जो ये केस है, उस केस को देखना और उन संपत्ति है जो वो शाइस्ता अपने नाम करा रही थी। इसके साथ ही जिस तरीके से बात की जा रही है जैनब की, क्योंकि जो अशरफ की पत्नी जैनब है वो लखनऊ में ठहरी हुई थी, क्योंकि जिसकी तलाश एसटीएफ लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद से कर रही, क्योंकि जो उसका पति था वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अब जो सवाल है कि विजय मिश्रा जिस तरीके से उनके संपर्क में लगातार बना रहा है, क्योंकि बात की जाए इससे पहले दिल्ली की, तो दिल्ली की जो लोकेशन मिली थी, दिल्ली में भी शाइस्ता और जैनब विजय मिश्रा के संपर्क में रहे थे, क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से इन लोगों ने एक याचिका दायर की थी, उसमें ये लोग पेश होने वाले थे। उससे पहले वहां पे जो पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी और जो इनपुट उनको मिल रहे थे उसके आधार पर, लेकिन विजय मिश्रा भी इस मामले को लेकर फरार था। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से लखनऊ के विभूतिगंज इलाके में हयात होटल की, क्योंकि हयात होटल में जिस तरीके से जो इनपुट मिला था एसटीएफ को, क्योंकि जब प्रयागराज पुलिस के हाथ किसी तरह का इनपुट नहीं मिला था, उसने एसटीएफ से इस मामले में सहयोग लिया। तो एसटीएफ इस मामले की जब तफ्तीश कर रही थी तो उसी दौरान एसटीएफ को एक इनपुट मिला कि जो विजय है, विजय अपने कुछ साथियों के साथ होटल हयात में ठहरा हुआ है। इस दौरान जब एसटीएफ की और पुलिस वहां पे पहुंची थी तब दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन इस दौरान एसटीएफ को कानो कान भनक भी नहीं हुई थी कि जैनब वहां पर मौजूद थी, और इसी बात का फायदा उठाकर जैनब मौके से फरार हो गई।
फिलहाल अब जिस तरीके से जो विजय मिश्रा की बात की जाए, विजय मिश्रा का जो मोबाइल है उसको जब फॉरेंसिक लैब भेजा गया तो फॉरेंसिक लैब में जो उसके खुलासे हुए हैं तो उसमें यह देखा गया है कि लगातार विजय जो है शाइस्ता और जैनब के संपर्क में बना रहा है। फिर लगातार जो बात की जाए फरार होने की, उनको सहयोग करने की, सारे इनपुट देने की, वो इसके द्वारा लगातार उधर पास किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इससे लगातार जो पूछताछ हो रही है, पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों को लेकर अब शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश तेज हो गई है और ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अब इन दोनों की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। अब लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर जब जैनब वहां थी तो आखिर ये इनपुट एसटीएफ के हाथ और जो पुलिसकर्मी उनके हाथ क्यों नहीं लगा, जो जैनब मौके से फरार हो गई है। तो कलीम, जब विजय मिश्रा गिरफ्तार हुआ था तो क्या वहां पे जैनब भी मौजूद थी? और जिस प्रॉपर्टी डील की बात हो रही थी, क्या पुलिस उसकी भी अब जांच पड़ताल करेगी? देखिए, जाहिर सी बात है मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए जैनब की, क्योंकि जैनब और शाइस्ता और साबिर और गुड्डू मुस्लिम, ये चारों लोग उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार फरार हैं। जैनब पर भी इनाम है, शाइस्ता परवीन पर भी इनाम है और बात की जाए साबिर और गुड्डू मुस्लिम की तो इन दोनों पर 50-50 लाख का इनाम है, 5-5 लाख का इनाम है। तो इन बात की जाए जो 5 लाख के इनामी है ये तो लगातार फरार चल ही रहे हैं। इसके साथ जो जैनब की बात सामने आ रही, क्योंकि जो ताज होटल है, ताज होटल में जैनब अगर ठहरी हुई थी, जो इनपुट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से, तो आखिर वो इनपुट फेल कहाँ हुआ और आखिर वो फरार कैसे हुई। और जाहिर सी बात है जब वहां पर जैनब ठहरी हुई थी तो जो होटल हयात है, होटल हयात के द्वारा जो है जब एसटीएफ ने छापेमारी की थी तो एसटीएफ को इस मामले की जानकारी क्यों नहीं दी गई कि उसके साथ कोई महिला भी थी। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए जो संपत्तियों की, जो विजय मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी अतीक की मौत के बाद, तो वो जिम्मेदारी ये थी कि जो संपत्ति है बेनामी, उन संपत्तियों को बिकवाने की और जो पैसा आता वो पैसे से पूरा नेटवर्क तैयार करना। फिलहाल अब जिस तरीके से जो संपत्तियों की बात की जाए, उन संपत्तियों पर भी अब पुलिस निगाह बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक की कई संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं और जिस संपत्ति की डील होने वाली थी उस डील से पहले जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस संपत्ति की लगभग जो कीमत आकी जा रही है वो 12 करोड़ की लगभग है। क्योंकि जो 12 करोड़ के लगभग की जो संपत्ति है, अब उस संपत्ति पर भी पुलिस निगाह रख रही है और पुलिस का दावा है कि उस संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो जैनब और शाइस्ता है वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गए, क्योंकि यानी कि पुलिस वहां पहुंची और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से मौके से निकल गई और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं हयात होटल भी संदेह के घेरे में आ रहा है, क्योंकि उसके द्वारा जो पुलिसकर्मी थे उनको इस मामले की जानकारी नहीं दी गई। जबकि लगातार इन सभी मामलों को लेकर प्रचार प्रसार भी हो रहा है, इनाम भी घोषित है, कई जगह जो पोस्टर लगाने की बात की जाए, उसकी बात की जाए, या फिर जो संपत्ति जब्त हो रही है इन सभी मामलों को लेकर, तो आखिर होटल जो हयात है उसके द्वारा भी इन सभी मामलों में लापरवाही बरती गई, तो कहीं ना कहीं उन पर भी ये कार्रवाई बनती है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।